नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेकी ट्यूजडेज हिंदी के एक और नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट एस रवि कुमार। अब तक तो आप जान ही चुके होंगे कि टेकी ट्यूजडेज हिंदी जो है वो आपका एक साप्ताहिक शो है जहां मैं आपके टेक और करियर से जुड़े हुए सवालों का जवाब देता हूं। हमेशा की तरह आपसे वही गुजारिश है कि यदि आपको मेरे जवाब पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले सवाल से। आज का पहला सवाल है अभिरंजन कुमार तिवारी का। वो पूछते हैं, हाउ शुड आई प्रिपेयर फॉर ए फुल स्टैक .NET इंटरव्यू विद 4+ years ऑफ एक्सपीरियंस। यानी कि उन्हें 4 साल का एक्सपीरियंस है और वो ये जानना चाहते हैं कि वो एक फुल स्टैक .NET डेवलपर के इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें। अभिरंजन, देखो भाई, फुल स्टैक .NET डेवलपर के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो वेरी करती हैं कंपनी टू कंपनी, क्योंकि कई कंपनीज में फुल स्टैक .NET डेवलपमेंट में वो फ्रंट एंड में एंगुलर यूज़ करते हैं, बैक एंड में .NET यूज़ करते हैं। कई कंपनीज में वो फुल स्टैक डेवलपमेंट में फ्रंट एंड में रिएक्ट यूज़ करते हैं, बैक एंड में आपका कोई और फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं, सॉरी बैक एंड में आपका .NET यूज़ करते हैं। कई कंपनियों में फुल स्टैक में फ्रंट एंड में व्यू यूज़ करते हैं, बैक एंड में .NET यूज़ करते हैं। और कई कंपनीज जहां मैं सजेस्ट करता हूं या जिनको मैंने कंसल्टिंग की हुई है या जिनमें मैंने काम किया हुआ है, वहां पर फुल स्टैक में ब्लेजर फ्रंट एंड में यूज़ होता है और बैक एंड में .NET यूज़ होता है। तो इसलिए आपको एक स्पेसिफिक सेट ऑफ टॉपिक्स बताना जो है वो बहुत ही मुश्किल है। उसकी बजाय मैं आपको एक जॉब चेंज करने का जो है एक स्टेप बाय स्टेप गाइड देता हूं, ताकि आप जब भी कभी भी जॉब चेंज करना चाहें किसी भी लेवल पर, आपका 4 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन आप चाहे 4 साल के एक्सपीरियंस वाले हों, चाहे आप 2 साल के एक्सपीरियंस वाले हों, किसी भी एक्सपीरियंस लेवल पर जब भी आप जॉब चेंज करना चाहें तो आप जॉब चेंज कैसे करें उसके ऊपर मैं आपको एक 4 स्टेप का गाइड देता हूं। सबसे पहला स्टेप तो ये होगा कि जब भी आप जॉब चेंज करने के बारे में सोचें तो सबसे पहले अपने लिए कम से कम 6 से 8 महीने का टाइम निकाल करके रख लें कि 6 से 8 महीने लगेंगे आपको एटलीस्ट जॉब चेंज करने में। जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि हाँ अब जॉब चेंज करना ही है और आपने टाइम भी डिसाइड कर लिया कि अगले से 6 से 8 महीने में जॉब चेंज करना है, तो पहला काम ये कीजिए कि आप जो है पॉपुलर जॉब साइट्स पर जाकर के अपने रोल्स, अपने करंट जो एक्सपीरियंस लेवल है उसका जॉब सर्च कीजिए। जैसे आपने कहा कि आपको 4+ years का एक्सपीरियंस है तो आप .NET में, तो आप जाइए .NET के 4+ years वाले एक्सपीरियंस वाले जॉब सर्च कीजिए, सारी जॉब्स सर्च कीजिए और कुछ एक जॉब लिस्टिंग्स की एक एक्सेल शीट बनाइए कि भैया इस कंपनी में ये जॉब लिस्टिंग है और इस कंपनी में ये जॉब लिस्टिंग है। इस तरह से सारे कंपनीज की जॉब लिस्टिंग की एक एक्सेल शीट बनाइए और उन सारे जॉब लिस्टिंग के साथ में उसमें क्या क्या स्किल्स मांगे गए हैं उसकी एक लिस्टिंग बनाइए। उसी एक्सेल में एक कॉलम में जॉब लिस्टिंग डालिए, एक कॉलम में क्या क्या स्किल्स मांगे गए हैं और तीसरे कॉलम में क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ये 3 चीज़ें, ये 3 कॉलम बनाइए और इन तीनों कॉलम में ये सारी चीज़ें नोट डाउन करके एक एक्सेल तैयार कीजिए। दूसरा जो स्टेप होगा आपके लिए वो ये होगा कि उन स्किल्स को अपने स्किल्स के साथ मैच कीजिए या उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ मैच कीजिए कि आपको क्या क्या उनमें से आता है और क्या क्या नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक फुल स्टैक .NET डेवलपर की बात करते हैं, स्पेशली बैकएंड एक्टिविटीज़ की अगर आप बात करते हैं, तो बैकएंड में जैसे हम कहते हैं कि डेटा एक्सेस करने का काम होता है या आपका क्वेरीज लिखने का काम होता है, डेटाबेसेस होते हैं, डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट डेटाबेसेस यूज़ करती हैं। तो आप ये देखिए कि आपको डेटा एक्सेस करने के लिए क्या यूज़ करना आपको आता है, आपको एंटिटी फ्रेमवर्क आता है या आपको डैपर आता है, दोनों में से क्या आता है। ये सारी चीज़ें जो हैं आप बेसिकली जो अपने स्किल गैप्स हैं वो आइडेंटिफाई कीजिए और उनको एक अलग से लिस्ट बना करके वो लिखिए कि आपके उन जो आपने जो जॉब सेलेक्ट की हैं उनमें और उनके स्किल्स में और जो आपके करंट स्किल्स हैं उन दोनों में स्किल गैप क्या है। सो स्किल गैप आइडेंटिफाई कीजिए सर। तीसरा स्टेप ये है कि कम से कम 4 से 6 महीने का प्लान बनाइए उन स्किल गैप्स को फिल करने का।
यानी कि आप जो भी स्किल गैप्स आपने फाइंड आउट किए हैं कि हाँ भाई मुझे ये चीज़ नहीं आती है इन जॉब्स में से, या इन पर्टिकुलर जॉब रोल्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में से मुझे ये चीज़ें नहीं आती हैं, उनको सीखने के बारे में पहली चीज़ तो ये देखिए कि अगर आप उस स्किल गैप में आपका गैप जो है वो 10 या 20% का है, तब तो आपको ये आगे के स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है। अब तब आप सीधे अपना रिज्यूम अपडेट कीजिए और भैया जॉब ढूंढना शुरू कर दीजिए, क्योंकि फिर आपको सिर्फ अपने टॉपिक्स, जो स्किल गैप्स, जो आपके जो टॉपिक्स है उनकी तैयारी करनी है और आगे बढ़ना है। लेकिन अगर आपको गैप्स दिखते हैं, आपको ज़्यादा गैप्स दिखते हैं, अगर आपको सिर्फ जो स्किल वहाँ मेंशन किए गए हैं उसमें और जो स्किल आपको आते हैं उसमें अगर 70% का डिफरेंस, यानी आपको सिर्फ 30% आता है, 70% जो है वो गैप है, तो उस केस में आप जो है उस स्किल गैप का लर्निंग एक प्लान बनाइए 4 से 6 महीने का, कि अच्छा ये चीज़ें मुझे सीखनी है, और उसको सीखने का एक प्लान बनाइए। अगला स्टेप ये होगा कि उनको सीखने के लिए आप जैसे सीखते हैं, उनको सीखने का जो प्लान बनाते हैं, उस प्लान को एग्जीक्यूट करते के साथ साथ आप ओपन सोर्स में कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कीजिए, या उस जो भी आप स्किल सीख रहे हैं, जो भी नई चीज़ आप सीख रहे हैं, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ कंटेंट बनाइए, ताकि आपसे जब इंटरव्यू में बोले इंटरव्यूअर को कि मैंने ये चीज़ें सीखी हैं, ये नई चीज़ें सीखी हैं जो कि आपके रिक्वायरमेंट के साथ मैच करती हैं, और आपने पिछली कंपनी में उन चीज़ों पे काम नहीं किया हुआ है, तो आपके पास बताने के लिए हो कि हाँ भैया आपने जो सीखी हैं वो कैसे और कहाँ इंप्लीमेंट किया है। क्योंकि अगर आप सीधे बोल रहे हैं कि मैंने सीखी हैं, तो वही कहावत हो जाती है जो मैं हमेशा कहता हूँ कई बार लोगों को, कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। आप अपने घर पे अपने रूम में तैयारी की है, तो आप बोलोगे मैंने तैयारी की है, तो वो इंटरव्यूअर वहीं पर खिंच जाएगा कि आपने कुछ काम किया नहीं है। आप बस बोल दोगे कोई को ट्रेनिंग कोर्स कर लिया आपने किसी चीज़ का, और आप कह दो कि हाँ भाई मैंने सीख लिया। ट्रेनिंग कोर्स से नहीं होता, एक्चुअल जब आप काम करते हैं तो कई चीज़ें आपको पता चलती हैं। इसलिए जो भी आपने स्किल गैप आइडेंटिफाई किया है और उस पर जब भी आप काम कर रहे हो, जब भी उन स्किल्स को सीख रहे हो, तो उनको यूटिलाइज करके कुछ बनाओ, कुछ सैम्पल एप्लीकेशन कुछ भी बनाओ, मे बी थ्रो अवे एप्लीकेशन हो, लेकिन वैसा एक एप्लीकेशन ओपन सोर्स बनाओ और गिटहब पे डाल दो अपने प्रोफाइल पे कि हाँ भैया मैंने ये चीज़ बनाई है, या किसी और वैसे ही रिलेटेड, उसी स्किल से रिलेटेड किसी ओपन सोर्स एप्लीकेशन में कंट्रीब्यूट करो, ताकि आप वहाँ के कंट्रीब्यूटर की लिस्ट में आ जाओ। और आप फिर जब अपने रिज्यूम में ये चीज़ डालो कि हाँ भैया मैं इस टूल का, या मैं इस एग्जाम्पल का, या मैं इस एप्लीकेशन में एज ए कंट्रीब्यूटर हूँ, भले ही आपने डॉक्यूमेंटेशन में कंट्रीब्यूट किया हो, लेकिन आप जब ये मेंशन करोगे तो वो आपकी एक कहते हैं कि आपका एक जॉब, जो अपना पर्सनल ब्रांड है वो बिल्ड करेगा। सो ये स्टेप क्या हुआ? ये स्टेप ये हुआ कि इस स्टेप में आपको करना यह है कि जो भी आप सीख रहे हो 4 से 6 महीने में, उसके रिलेटेड कंटेंट बनाओ या ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करो। और लास्ट स्टेप ऑफ कोर्स होगा कि आप इन सब चीज़ों को, जो भी आपने सीखा है, इन सारे स्किल्स को अपने रिज्यूम में अपडेट कीजिए और जॉब ढूंढना शुरू कीजिए। तो यह है मेरा 4-5 स्टेप का जॉब चेंज गाइड, जिसे कि फॉलो करके आप कभी भी 6 से 8 महीने में अपना जॉब चेंज कर सकते हैं। अगला सवाल है निकिता पांडे का। वो पूछती हैं, विच इज द बेस्ट वन इन करंट मार्केट, 1 पेज रिज्यूम और लॉन्ग रिज्यूम? यानी कि आजकल के मार्केट में कौन सा रिज्यूम ज़्यादा जल्दी आपको जॉब दिलवा सकता है, लॉन्ग रिज्यूम या 1 पेज रिज्यूम? निकिता, मेरे HR के दोस्त हैं, उनसे जब मेरी बातचीत हुई तो उनसे मुझे यही जानने को मिला कि आजकल लोगों के पास टाइम नहीं होता है, और कई बार कंपनीज जो हैं वो ऑटोमेटेड रिज्यूम, जो सॉर्टिंग सिस्टम जो है वो यूज़ करती हैं रिज्यूम्स को सेलेक्ट करने के लिए। तो ये ज़्यादा मैटर नहीं करता कि आप 1 पेज रिज्यूम बनाते हो या आप मल्टीपल पेज रिज्यूम बनाते हो। ज़्यादा मैटर ये करता है कि आपका रिज्यूम के अंदर जो कीवर्ड्स हैं, या आपके रिज्यूम में जो आपने टेक कैपेबिलिटीज़ या जो भी अपनी कैपेबिलिटीज़ मेंशन की हुई हैं, वो उस जॉब रोल के साथ मैच करता है कि नहीं, जो कि जो जॉब पोस्टिंग में दी हुई है। सो रिज्यूम आपका चाहे 1 पेज हो चाहे मल्टीपल पेज हो,
वो उसके अंदर वो सारी चीज़ें होनी चाहिए जो कि उस जॉब लिस्टिंग में या जॉब पोस्टिंग में दी हुई है। इसीलिए बहुत सारे लोग ये बोलते भी हैं कि आप जॉब लिस्टिंग के हिसाब से अपना रिज्यूम चेंज करते रहिए। पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ये भी होती है कि ऑफ कोर्स अगर मैं ये कहूँ कि 1 पेज रिज्यूम और मल्टीपल पेज रिज्यूम में कौन सा बेटर है, तो वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपका एक्सपीरियंस लेवल क्या है। फ्रेशर्स अगर 4 पेज का रिज्यूम लेकर के जाएं तो वो बहुत ही बेतुका लगेगा, क्योंकि वो 4 पेज के रिज्यूम में या 3 पेज के रिज्यूम में या इनफैक्ट 2 पेज के रिज्यूम में भी वो क्या लिखेंगे। सो फ्रेशर्स के लिए तो हमेशा 1 पेज रिज्यूम ही ज़्यादा सूटेबल होता है, क्योंकि 1 पेज के अंदर क्रिस्प एंड कंसाइज वे में सुंदर तरीके से वो लिख सकते हैं कि उन्होंने क्या किया हुआ है, क्या उनका एक्सपीरियंस है, क्या उनके स्किल सेट्स हैं, क्या चीज़ उन्होंने अपने अच्छे से की हुई है। तो सारे अपने स्किल सेट जो कीवर्ड्स के साथ मैच करते हुए, मेंशन करते हुए फ्रेशर्स अगर रिज्यूम बनाए तो 1 पेज में बनाए तो ज़्यादा बेटर रहता है। यदि आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आप 2 से 3 पेज तक का रिज्यूम बना सकते हैं, लेकिन 3 पेज से ज़्यादा का रिज्यूम मत बनाइए। मगर सबसे मेन बात यह है कि चाहे आप 1 पेज का रिज्यूम बनाएं, चाहे आप 2 पेज का रिज्यूम बनाएं, चाहे आप 3 पेज का रिज्यूम बनाएं, आपका रिज्यूम जो है वो जॉब लिस्टिंग के स्किल सेट्स के साथ मैच करता हुआ होना चाहिए। ये सबसे मेन बात है। अदरवाइज बहुत बार जो ऑटोमेटेड सिस्टम अगर आपके रिज्यूम को सॉर्ट करेंगे तो वो आपके रिज्यूम को रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि आपका स्किल सेट जो है वो जॉब लिस्टिंग के स्किल सेट के साथ नहीं मैच कर रहा। इसलिए अगर आप फ्रेशर हैं तो 1 पेज का रिज्यूम बनाएं, अगर आप एक्सपीरियंस्ड पर्सन हैं तो 2 से 3 पेज का रिज्यूम बनाएं। लेकिन रिज्यूम बनाते वक्त इस बात का खास ख्याल रखें कि जो आपके रिज्यूम के अंदर जो स्किल सेट है वो स्किल सेट जॉब लिस्टिंग के स्किल सेट्स के साथ मैच करने चाहिए। अगला सवाल जो है वो सोमदत्त का है। सोमदत्त पूछते हैं, व्हाट लैंग्वेज शुड वी यूज फॉर बैकएंड वेब डेवलपमेंट? यानी कि हमें बैकएंड वेब डेवलपमेंट के लिए कौन सा लैंग्वेज यूज करना चाहिए। देखो भाई सोमदत्त, मैं तो हमेशा बायस्ड रहूंगा एक ही लैंग्वेज की तरफ, वो है C#। लेकिन मेरे इमोशंस को छोड़ दिया जाए तो कुछ लॉजिकल रीजंस भी हैं जिनकी वजह से C# और ASP.NET जो है मेरे ख्याल से बेस्ट सूटेड लैंग्वेज है बैकएंड वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। चलिए मैं आपको एक एक करके सारे रीजंस बताता हूँ। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि C# और ASP.NET जो है वो सबसे पुराना और उनका सबसे बड़ी कम्युनिटी है। पुरानी इस तरीके से कि C# और ASP.NET लगभग 15-20 साल पुराने हैं, प्लस साथ में ये भी है कि चूंकि ये 15-20 साल पुराने हैं, इनकी डेवलपर कम्युनिटी जो है वो बहुत पुरानी और बहुत बड़ी है। इसलिए आपको C# और ASP.NET रिलेटेड रिसोर्सेज मिलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप आराम से C# और ASP.NEट सीख सकते हैं। इसलिए मेरे ख्याल से C# और ASP.NET जो है वो बेस्ट लैंग्वेज है बैकएंड डेवलपमेंट के लिए। दूसरा रीज़न ये है कि C# और ASP.NEट दोनों के दोनों जो हैं वो ओपन सोर्स हैं, और ओपन सोर्स होने की वजह से बहुत सारे लोग कम्युनिटी और कॉरपोरेट में इसको सपोर्ट करते हैं और इसके कोड में चेंजेस वगैरह करते हैं। तो इसलिए आपको किसी भी तरह के रिसोर्सेज की कमी नहीं होगी, चाहे वो कम्युनिटी से रिसोर्स हो, चाहे वो कॉरपोरेट से रिसोर्स आपको चाहिए हो। इसके लिए किसी भी तरह के रिसोर्सेज की आपको कमी नहीं होगी, कंपोनेंट्स की कमी नहीं होगी। इसकी न्यूगेट लाइब्रेरी जो है वो न्यूगेट लाइब्रेरी का जो पूरा न्यूगेट लाइब्रेरीज या न्यूगेट पैकेजेस का जो पूरा बंडल है, 10 साल से न्यूगेट पैकेज लाइब्रेरी जो है .NET टेक्नोलॉजी में यूज हो रहा है। और वो सिर्फ वेब एप्लीकेशन के लिए नहीं, हर तरह के एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको न्यूगेट पैकेजेस मिल जाएंगे। सो कंपोनेंट्स की किसी भी तरह की आपको कमी नहीं होनी चाहिए होगी, क्योंकि ये दोनों जो है वो ओपन सोर्स हैं। तो इसमें नए फीचर्स और नए कंपोनेंट्स लोग ऐड करते रहते हैं, और इसके अराउंड कंपोनेंट्स, बहुत सारे कंपोनेंट्स और बहुत सारे जो टूल्स हैं वो अवेलेबल हैं। तीसरा बेनिफिट ये है C# और ASP.NET यूज करने का कि आप C# और ASP.NET से बनाए हुए वेब एप्लीकेशन को किसी भी प्लेटफॉर्म पे होस्ट कर सकते हैं। पहले लोगों को ये मिसकंसेप्शन था कि ASP.NET में बनाए हुए वेब एप्लीकेशन को हम सिर्फ विंडोज़ में होस्ट कर सकते हैं, लेकिन जब से .NET कोर आया है उसके बाद से आप अगर C# ASP.NET के एप्लीकेशन .NET कोर फ्रेमवर्क को यूज़ करके बनाते हैं तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपने वेब एप्लीकेशन को होस्ट कर सकते हैं। यानी आप अपने बैकएंड को किसी भी प्लेटफॉर्म पर होस्ट कर सकते हैं, चाहे वो आपका विंडोज़ हो, चाहे लिनक्स हो, चाहे आपका मैक हो, और इवन आप इसको डॉकर कंटेनर के तौर पे या
कुबरनेटिस के कंटेनर्स के तौर पे डॉकर यूज़, कुबरनेटिस में भी शायद डॉकर ही यूज़ होता है, लेकिन बेसिकली आप कंटेनराइज्ड वे में भी क्लाउड नेटिव के तौर पर आप डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं इसको, ASP.NET के वेब एप्लीकेशन को। चौथा रीज़न ये है कि यदि आप ASP.NET C# में एप्लीकेशन बनाते हैं या अपनी बैकएंड वेब सर्विस लिखते हैं, तो आप उस बैकएंड वेब सर्विस को किसी भी तरह के आउटपुट के लिए आप बैकएंड वेब सर्विस ASP.NET C# में लिख सकते हैं, चाहे वो रेस्टफुल वेब सर्विस हो, चाहे वो GraphQL बेस्ड वेब सर्विस हो, चाहे वो gRPC बेस्ड वेब सर्विस हो। यानी कि किसी भी तरह के बिजनेस सिनेरियो के लिए आप जो है बैकएंड वेब सर्विसेज C# और ASP.NET में लिख सकते हैं। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन मैं बताता हूं आपको कि C# और ASP.NET बैकएंड डेवलपमेंट के लिए बेस्ट क्यों है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा फास्ट है, सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंट है। जी हाँ, अभी रिसेंटली .NET 6 जब रिलीज़ हुआ था तो .NET 6 की बेंचमार्किंग वगैरह थर्ड पार्टी कंपनीज़ ने की थी और उन्होंने ये बताया था कि ASP.NET कोर और .NET 6 यूज़ करके जो आपने वेब एप्लीकेशन लिखे हैं, वो वेब एप्लीकेशन जो है वो पाइथन से 10 टाइम्स ज़्यादा फास्टर हैं, Node.js से अराउंड 9-10 टाइम्स ज़्यादा फास्टर हैं और आपके जावा से भी अराउंड 8 to 10 टाइम्स फास्टर हैं। और ये माइक्रोसॉफ्ट ने अपने जो है सैंपल्स में दिखाया है, लेकिन ये जो बेंचमार्किंग की गई है ये किसी थर्ड पार्टी कंपनी ने की है, सो इसमें माइक्रोसॉफ्ट का उतना कोई ज़्यादा हाथ नहीं है। एक पब्लिकली रिनाउंड थर्ड पार्टी बेंचमार्किंग कंपनी है जिसका मैं नाम मुझे याद नहीं अभी, लेकिन उन्होंने खुद बेंचमार्किंग करके ये बताया है कि ये .NET 6 और ASP.NET में लिखे हुए जो एप्लीकेशंस हैं, वेब एप्लीकेशंस, वो पाइथन के से Node.js से इन सब से 10 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स इस तरह से फास्टर हैं। हर एक का अलग अलग है। पाइथन से 10 टाइम्स फास्टर है, Node.js से आई थिंक 6 या 7 टाइम्स फास्टर है, या शायद उससे भी 10 टाइम्स फास्टर है। आई एम नॉट एग्जैक्टली, मुझे नंबर पता नहीं है, लेकिन ये है कि काफ़ी ज़्यादा गुना फास्टर है। आप ये सोचिए कि मोर देन 2 टाइम्स फास्टर है किसी और फ्रेमवर्क के मुकाबले। तो इसलिए मेरे ख्याल से इन 4-5 रीजंस की वजह से लॉजिकली भी मैं अगर देखूं तो C# और ASP.NET जो है वो बेस्ट सूटेड हैं फॉर क्रिएटिंग योर बैकएंड एप्लीकेशंस। अगला सवाल है राहुल कुदगी का। वो पूछते हैं, विल AI रिप्लेस वेब डेवलपर्स? इज लर्निंग वेब डेवलपमेंट इन 2020 गुड? यानी कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI जो है वो वेब डेवलपर्स को रिप्लेस कर देगा, और क्या 2022 में वेब डेवलपमेंट सीखना फायदेमंद है? राहुल, क्या बात है भाई, टर्मिनेटर मूवी देख करके ये क्वेश्चन लिखा है क्या? देखो, मेरी माने तो भाई अगले 10-15 साल तक तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि देखो वेब डेवलपमेंट के जो स्टेप्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए होता है, चाहे वो वेब डिज़ाइनिंग हो, चाहे वो डेटा सेविंग हो, चाहे वो UI UX वर्कफ्लो हो, हर जगह पर बहुत ज़्यादा ह्यूमन इंटरेक्शन चाहिए होता है। इस वजह से भी जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो वेब डेवलपमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकता। वेब डेवलपमेंट में जो रेपिटेटिव टास्क थे उनको ऑटोमेशन ने ऑलरेडी रिप्लेस कर दिया है। जैसे आप टेस्टिंग की बात करें, पहले लोग मैनुअल टेस्टिंग करते थे, अब वो ऑटोमेशन टेस्टिंग करते हैं। सो इस तरीके से जो कई सारे ऑटोमेशन जो रेपिटेटिव टास्क है, टेस्टिंग हो गया, डिप्लॉयमेंट हो गया, सो मैनुअल डिप्लॉयमेंट की जगह आजकल लोग ऑटोमेटेड डिप्लॉयमेंट करते हैं यूजिंग CI/CD पाइपलाइंस यूज़ करके। मैनुअल टेस्टिंग की जगह लोग ऑटोमेशन टेस्टिंग करते हैं। सो जो भी रेपिटेटिव टास्क हैं उन टास्क को रिप्लेस करने के लिए AI आ चुका है, लेकिन जो एक्चुअल जो वेब डेवलपमेंट है, यानी जो एक्चुअल वेबसाइट डेवलपमेंट है, उसके लिए जो है AI अभी तक किसी ने ना तो बनाया है और ना ही अवेलेबल है। तो जैसा कि मैंने कहा, अगले 10-15 साल तक तो मुझे नहीं लगता कि वेब डेवलपमेंट को जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस करने वाला है। तो जाहिर सी बात है, तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब इसी से निकल के आता है कि हाँ, 2022 में भी वेब डेवलपमेंट सीखना फ़ायदेमंद है। अगर आप वेब डेवलपमेंट सीखते हैं तो आप किसी भी तरह का वेब एप्लीकेशन जो है बड़े आराम से बना सकते हैं। सो ये एक बहुत अच्छा स्किल है और इस स्किल से रिलेटेड आपके पास जॉब्स भी बहुत सारी हैं मार्केट में, और बहुत सारी जॉब्स रहेंगी जब तक कि वेब डेवलपमेंट को रिप्लेस AI नहीं करता, तब तक एटलीस्ट 10-15 साल तक। सो मेरे ख्याल से आप 2022 में बड़े आराम से वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं। अगला सवाल है प्रवीण शर्मा का। वो पूछते हैं, इज विंडोज 10 प्रो स्लोअर देन होम? इज विंडोज 10 होम बेटर देन प्रो?
यानी कि क्या विंडोज 10 का प्रो एडिशन विंडोज 10 के होम एडिशन से स्लो है और क्या विंडोज 10 का होम एडिशन विंडोज 10 के प्रो एडिशन से ज्यादा बेटर है? प्रवीण, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विंडोज 10 प्रो और विंडोज 10 होम जो है वो एक ही सिस्टम पे सेम तरह का परफॉर्मेंस देते हैं, कोई भी एक दूसरे से फास्ट या स्लो नहीं है। ये इस पे आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम का स्लो या फास्ट होना जो है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आप हार्डवेयर क्या यूज़ करते हैं। अगर आपके सिस्टम में अच्छा रैम है और आपके सिस्टम में अच्छा हार्ड डिस्क है, यानी अच्छा रैम, यानी कि ऑलमोस्ट आप ये सोचिए कि अगर आपके सिस्टम में 8 GB का रैम है, अच्छा प्रोसेसर है यानी कि क्वाड कोर प्रोसेसर है या डुअल कोर प्रोसेसर है, और अच्छा हार्ड डिस्क यानी कि SSD है, तो आपका सिस्टम ऑफ कोर्स फास्ट होगा। चाहे आप विंडोज 10 यूज करो, चाहे आप विंडोज 10 प्रो यूज करो, चाहे आप विंडोज 10 होम यूज करो। और उसी तरीके से आपका सिस्टम अगर खराब हुआ, यानी कि आपके सिस्टम में अगर रैम कम हुआ, हार्ड डिस्क जो है आपने नॉर्मल लगा रखी है, स्लो हार्ड डिस्क लगा रखी है 5400 RPM वाली, आपका प्रोसेसर जो है वो नॉर्मल सेलेरॉन या आपका पुराना कोई प्रोसेसर है, तो उस केस में आपका सिस्टम स्लो चलने वाला है। विंडोज 10 होम और प्रो एडिशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का स्पीड जो है वो आपके हार्डवेयर पर डिपेंडेंट होता है। अगर हम बात करें विंडोज 10 के एडिशंस की, तो विंडोज 10 के 3 मेन एडिशन आते हैं। विंडोज 10 हो चाहे कोई भी विंडोज हो, मोस्टली सारे विंडोज के 3 मेन एडिशन आते हैं। वो होता है होम, प्रो और एंटरप्राइज। सो इन तीनों एडिशंस में जो है वो आपके फीचर्स का डिफरेंस होता है, आपके इस चीज़ का डिफरेंस नहीं होता कि कोई एक दूसरे से स्लो है या फास्ट है। ये उसी तरीके से हुआ जैसे आप एक गाड़ी ले रहे हैं तो आप गाड़ी के डिफरेंट जो है मॉडल्स लेते हैं। जैसे आप मारुति की गाड़ी की बात करें तो मारुति में जो है आपका XI वेरिएंट आता है, VXI आता है और ZXI आता है। इस तरीके से 3 वेरिएंट आते हैं। हैरियर में जैसे मैं बात करूं, हैरियर टाटा की बात करें तो XC आता है, XT आता है और आई थिंक XZ आता है। इस तरीके से 3 वेरिएंट आते हैं। अब आप कहेंगे कि एक ही गाड़ी के तीनों वेरिएंट में कि हाँ भैया, आप कहेंगे कि हैरियर का जो XC वेरिएंट है वो ज़्यादा फास्ट है कंपेयर टू हैरियर के XT वेरिएंट से, तो वो बेतुकी बात होगी, क्योंकि दोनों गाड़ियों में XT हो चाहे XE हो, दोनों में इंजन तो सेम लगा हुआ है। दोनों का जो डिफरेंस जो होता है मेनली फीचर्स का डिफरेंस होता है। उसी तरीके से विंडोज़ में भी विंडोज़ 10 होम हो, प्रो हो या एंटरप्राइज, इन तीनों में फीचर्स का डिफरेंस होता है। जैसे विंडोज़ 10 होम जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल सारे पीसीज में आप अगर जो ऑनलाइन खरीदते हैं तो विंडोज़ 10 होम जैसे नाम ही होम है, यानी कि वो होम एडिशन है। आपके पर्सनल कंप्यूटर्स में सारे में बाय डिफ़ॉल्ट विंडोज़ 10 होम आपको कई बार प्री इंस्टॉल्ड मिलता है, इसलिए उसको होम एडिशन कहते हैं। प्लस होम एडिशन यानी कि बेसिक विंडोज़ फीचर्स उसमें सारे के सारे हैं आपके, जैसे एंटीवायरस हो गया और जो नॉर्मल जो बेसिक विंडोज़ के सारे फीचर्स हैं वो होते हैं। प्रो एडिशन में जो है वो प्रोफेशनल से रिलेटेड जो एडिशनल फीचर्स होते हैं वो ऐड कर दिए जाते हैं। जैसे कि आपको प्रो एडिशन में जो है वो आपको रिमोट डेस्कटॉप का एक्सेस मिल जाता है, जबकि विंडोज़ होम में आप अपने लैपटॉप पर रिमोट एक्सेस एनेबल नहीं कर सकते हैं। उसी तरीके से विंडोज़ प्रो में आपको IIS सर्वर का जो कंपोनेंट है वो मिल जाता है, जो कि आपको विंडोज़ होम में नहीं मिलेगा। विंडोज़ होम में आप अगर डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो आप सीधे विजुअल स्टूडियो पे डेवलपमेंट कर सकते हैं और IIS एक्सप्रेस यूज़ करके डेवलपमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप विंडोज़ प्रो यूज़ करते हैं, चाहे आप 10 यूज़ करें चाहे कोई भी विंडोज़ प्रो यूज़ करते हैं, तो उस पर आप IIS कंपोनेंट जो है वो इंस्टॉल कर सकते हैं और आप अपने लैपटॉप को या डेस्कटॉप को, लोकल मशीन को भी आप एज ए वेब सर्वर होस्ट करके आप नेटवर्क से उस पर अपना एप्लीकेशन होस्ट करके चला करके देख सकते हैं। जो ये प्रो एडिशन है, प्रो एडिशन में आपके प्रो फीचर्स मिलते हैं, लेकिन उसका स्पीड से कोई लेना देना नहीं है। इसी तरह से विंडोज़ एंटरप्राइज जो है उसमें एंटरप्राइज लेवल के फीचर्स मिलते हैं, आपके ADFX की सिक्योरिटी वगैरह सारी चीज़ें मिलती हैं। विंडोज़ प्रो में आपको बिटलॉकर का भी सपोर्ट मिलता है, जो कि विंडोज़ प्रो और विंडोज़ एंटरप्राइज में ही मिलता है। विंडोज़ होम में आपको बिटलॉकर का इंक्रिप्शन नहीं मिलता है। इस तरीके से आपको कई सारे फीचर्स जो हैं वो प्रो में अवेलेबल हैं, लेकिन होम और एंटरप्राइज में अवेलेबल नहीं है। मेन चीज़ ये समझिए कि जो विंडोज़ है, विंडोज़ के ये 3 एडिशन है, तीनों एडिशन में जो डिफरेंस है वो फीचर्स का है, स्पीड का कुछ भी इससे लेना देना नहीं है। आपके सारे विंडोज़ जो हैं, चाहे वो विंडोज़ 10 होम
होम हो, चाहे वो विंडोज़ 10 प्रो हो, चाहे वो विंडोज़ 10 एंटरप्राइज हो, तीनों एडिशंस जो हैं वो सेम हार्डवेयर पर सेम लेवल का परफॉर्मेंस देंगे। अगला सवाल फिर से निकिता पांडे का है। वो पूछती हैं, एज एन एक्सपीरियंस्ड प्रोग्रामर कैन वी पार्टिसिपेट इन बग बाउंटी प्रोग्राम्स टू अर्न मनी? यानी कि एक एक्सपीरियंस्ड प्रोग्रामर के तौर पर क्या हम किसी भी कंपनी के बग बाउंटी प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें पार्टिसिपेट करके पैसे कमा सकते हैं? निकिता, यदि आप लीगली किसी बग बाउंटी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हो तो आप बड़े आराम से उस बग बाउंटी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके और आप जो है बग्स फाइंड आउट अगर कर सकते हो तो आप बग बाउंटी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करके बग्स फाइंड आउट करके पैसे कमा सकते हो। इसके लिए आपको ऑफ कोर्स जो भी बग बाउंटी प्रोग्राम है उस प्रोग्राम के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको देखना होगा कि क्या आप लीगली एलिजिबल हो उस बग बाउंटी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए कि नहीं। इसका आपके एक्सपीरियंस्ड प्रोग्रामर होने से या ना होने से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर बग बाउंटी प्रोग्राम्स जो होते हैं वो सिक्योरिटी रिलेटेड होते हैं और कई बार जो सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स होते हैं या जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स होते हैं वो इन बग बाउंटी प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करते हैं और वो कंपनीज की या सिस्टम्स की वनरेबिलिटीज़ निकालते हैं और उससे जो अगर वो एक डिज़ायर्ड बग माना जाता है, अगर कंपनी एक्सेप्ट कर लेती है कि हाँ भाई ये बग है, तो वो उसको ऑब्वियसली जो भी बाउंटी प्रोग्राम होता है उसके अगेंस्ट जो भी पैसा वैसा है वो दे देती है। लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस उस चीज़ में नहीं है, यानी उस टेक्नोलॉजी में नहीं है जिससे रिलेटेड आपको बग निकालना है, तो कोई फ़ायदा नहीं है, आप अपना टाइम ही वेस्ट करोगे। सो मेरे ख्याल से किसी भी बग बाउंटी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने से पहले इस चीज़ को एनालाइज कर लो कि क्या जो प्रोग्राम है जिसमें कि आपको बग्स निकालने हैं क्या वो आपकी टेक्नोलॉजी का है, या क्या आपको उसके बारे में पता है कि क्या उसके बैकएंड सिस्टम है, क्या चीज़ यूज़ हो रहा है, कैसे यूज़ हो रहा है, और तब उसमें बग बाउंटी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करो। क्योंकि एक्सपीरियंस डेवलपर का इससे कोई लेना देना नहीं है। ज़्यादातर जो एक्सपीरियंस डेवलपर्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स जो होते हैं वो या तो वेब डेवलपमेंट करते हैं या मोबाइल डेवलपमेंट करते हैं, बेसिकली वो एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। सो एप्लीकेशन डेवलपर बग बाउंटी में पार्टिसिपेट करे थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है और थोड़ा सा बेतुका सा लगता है, सही बताऊँ तो मेरे ख्याल से, बिकॉज वो जो एक्सपीरियंस प्रोग्रामर है उसका जो आपका इससे वेब डेवलपर या मोबाइल डेवलपर का उस बग से या उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन से, अनलेस एंड अनटिल कि वो एप्लीकेशन उसी लैंग्वेज या उसी फ्रेमवर्क में नहीं बनाई गई है जिसका कि वो एक्सपीरियंस प्रोग्रामर है, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। सो बेसिकली आपको किसी भी बग बाउंटी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने से पहले आपको ये एनालाइज करना होगा कि क्या वो बग बाउंटी प्रोग्राम आपके लिए सूटेबल है कि नहीं, और उसके बाद आप चाहें तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं ऑफ कोर्स। तो ये थे इस हफ्ते के आपके टेक और करियर से जुड़े हुए सवालों के जवाब। यदि आप अपने किसी सवाल का जवाब अगले हफ्ते के टेकी ट्यूजडेज में देखना चाहते हैं तो आप अपने सवाल को किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुझे टैग करके और हैशटैग टेकी ट्यूजडेज के साथ पोस्ट कर सकते हैं। मेरे सारे सोशल मीडिया हैंडल सेम हैं, टेकी राठौर। आप अपने सवाल इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट कर सकते हैं। हमेशा की तरह उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे जवाब पसंद आए होंगे। यदि आपको मेरे जवाब पसंद आए हैं तो फिर से मैं वही गुजारिश करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए। तो जल्द ही मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।